हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें केमिस्ट्री के 3 सेट को कंप्लीट कर लिया है। चौथा सेट बहुत जल्दी आरंभ होने वाला है और आज फिजिक्स का तीसरा सेट लेकर आए हुए हैं और करने वाले हैं क्वेश्चंस को। चलते हैं बेटा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खंड अ है, पहले खंड अ, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और आपको विकल्प दे रखे होते हैं। क्या दे रखे होते हैं? विकल्प। तो चलते हैं विकल्प की ओर। देखो पहला है, किसी चालक का प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के, देखो प्रतिरोध की बात करें, R बराबर होता है रो L अपॉन A। अगर प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तो प्रतिरोध उसकी लंबाई, उसके क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करेगा। ये प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर, कि हमारा पदार्थ कैसा है। क्लियर? तो यहां पर विकल्प नंबर तीसरा, यानी का विकल्प नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर ख, पहले का ख कह रहा है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रम से वेक्टर ई तथा वेक्टर बी है। तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है तरंग संचरण की दिशा के लिए वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर वी। और जब भी आप क्रॉस हटाओगे तो यहां पर ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। और अगर दो सदिश वेक्टरों के बीच में डॉट आ जाए तो डॉट के लिए लगाते हैं कॉस थीटा। क्लियर? तो इसका विकल्प नंबर सेकंड सही है, विकल्प नंबर सेकंड सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग क्वेश्चन कह रहा है, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र जब प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव कर रहा है तो बेटा जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? एक समान। यानी जब प्रत्येक बिंदु पर अगर बल समान है तो विद्युत क्षेत्र हमारा कैसा होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग के बाद घ क्वेश्चन कह रहा है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है। द्रव्यमान क्षति को m से लिखते हैं, 1.2 ग्राम है, पर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में होता है, इसलिए 1.2 इंटू 1 ग्राम बराबर होता है 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 किलोग्राम। क्लियर? तो यहां पर ये बेटा बदल देंगे, ग्राम को जब किलोग्राम में लेकर आएंगे 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे। हमें क्या पूछिए? इसकी ऊर्जा। क्या पूछिए? इसकी ऊर्जा। तो देखो आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से क्या होता है? E बराबर डेल्टा m इंटू में c का स्क्वायर। डेल्टा m का वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 और प्रकाश का वेग c क्या है यहाँ पर? प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 8, पर स्क्वायर है तो 2 बार 9 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देखो अब करना क्या है, 9 का गुणा 9 में कर देंगे, सॉरी 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 और इनटू में 3 गुणा 10 की पावर 8। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 और 9 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 निम्मा 108, एक अंक बाद दशमलव इंटू 8 और 8 प्लस के 16 और ये कितने हैं? -3। तो प्लस के 16 में से -3 गए तो प्लस के 13। अब एक अंक दशमलव इस ओर खिसका रहे हैं तो एक अंक दशमलव बेटा इस ओर खिसकाएंगे तो यहां पर बचेगा 1.08 इंटू दशमलव उल्टे हाथ की ओर खिसका रहे, घात प्लस की बढ़ जाएगी, 13 थी 14 हो जाएंगी, इतने जूल हो जाएगा। यानी इसका विकल्प नंबर चौथा सही है।
इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है? चौथा सही है, ठीक है। और सी प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है फोटोन का संवेग। फोटोन का संवेग, फोटोन के संवेग को लिखते हैं P से। P बराबर होता है h/λ। P बराबर क्या होता है? h/λ। पर हमें लैम्डा नहीं दे रखा है, तो B बराबर होता है c/λ। B बराबर क्या होता है? c/λ आवृत्ति। लैम्डा को B की जगह भेज दो और B को लैम्डा की जगह, तो यहां से हो जाएगा लैम्डा बराबर c/b। तो लैम्डा का वैल्यू यहां लगा देंगे, तो P बराबर h, लैम्डा की जगह लगाएंगे c और V बट्टे में है ऊपर भेज देंगे, तो यहां से P बराबर हो जाएगा hb/c। इसका विकल्प नंबर बेटा कौन सा सही है? तीसरा सही है। इसका विकल्प नंबर तीसरा सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 20 कूलम का एक आवेश 3 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कार्य, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर जो कार्य होगा वह कार्य हमारा शून्य हो जाएगा। कार्य हमारा कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आवेश है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगाता है वह लंबवत बल होगा। चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश पर जो बल लगेगा वह कैसा लगेगा? लंबवत लगेगा। इसलिए जो कार्य होगा वो W बराबर कैसा माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। इसका विकल्प नंबर सेकंड सही है। नोट करेंगे यहां तक। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा यानी खंड व। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ रहे हैं। देखो क्या है प्रश्न दूसरे का क। दूसरे का क है कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहां रखी है? किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। देखो ये हमारा दर्पण है। कौन सा वाला दर्पण होगा? अवतल। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन अंदर दबे हुए भाग पर होता है। ये इसका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये इसका ध्रुव है। इस दर्पण का अगर केंद्र बनाए, गोली पृष्ठ अगर इधर है तो इसका केंद्र भी इधर होगा। जिस ओर केंद्र होगा उधर ही क्या होगा? फोकस। और फोकस कहां होगा? केंद्र और ध्रुव के मध्य। लेकिन वस्तु को रखा कहां गया है? वस्तु को रखा गया है फोकस और ध्रुव के मध्य। कहां पर रखा जाए? चलो मैंने मान लिया ये रख दी वस्तु को। वस्तु को प्रदर्शित करेंगे AB से। पहली प्रकाश की किरण जाती है। पहली प्रकाश की किरण हमेशा डालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह परावर्तन के पश्चात कैसे होकर जाएगी? फोकस से। कहां से होकर जाती है? फोकस से। यह चीज ध्यान रखना। क्या बताया? जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी किरण को कहां से डालेंगे? तो दूसरी किरण बेटा फोकस से पीछे कौन है? केंद्र। तो केंद्र से डालेंगे। और जो किरण केंद्र से होकर जाएगी, जो किरण केंद्र से होकर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए वैसी कैसी हो जाएगी? वापस। अब यहां पर एक घटना देखेंगे आप कि इस ओर ये किरणें नहीं मिलेंगी, इस ओर ये किरणें नहीं मिलेंगी। और जब तक किरणें आपस में नहीं मिलेंगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो फिर क्या करेंगे? एक कल्पना करेंगे कि दर्पण के इस ओर तो किरणें नहीं मिल रही है, तो कल्पना करेंगे क्यों ना इन किरणों को, इस किरण को पीछे की ओर ले जाया जाए, इस किरण को पीछे की ओर ले जाया जाए। जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर क्या बन जाएगा? इनका प्रतिबिंब। तो इस किरण को बेटा हम पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं, इस किरण को हम पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं। और जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काट देंगे वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब को लिखेंगे A' B' से। वस्तु रखी हुई है AB। वस्तु कहां रखी हुई है? ध्रुव और फोकस के मध्य।
प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। वस्तु कहां रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है फोकस व ध्रुव के मध्य, फोकस व ध्रुव के मध्य। लेकिन अगर बात करेंगे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब बेटा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। अगर बात करें इसके आकार की कि भाई प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा है, तो ये रही वस्तु, ये रहा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का आकार है, बड़ा है किससे? वस्तु से। तो यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा। अगर बात करेंगे बेटा प्रकृति की, तो इधर अगर ये मिलती तो वास्तविक, लेकिन ये क्रीड़ा वास्तविक नहीं मिली, एक कल्पना की हुई है, इसलिए ये प्रतिबिंब बनाए, प्रकृति की आभासी ऊपर की ओर मिल रही है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनाएंगे? सीधा। नीचे की ओर मिलेंगी तो ये प्रतिबिंब कैसा बनाएंगे? उल्टा। तो ऊपर की ओर क्रीड़ा एक दूसरे काट रही है, आभासी व सीधा। कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा? आभासी व सीधा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का बेटा ये का था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का ख, दूसरे का ख क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरे का ख क्या है? दूसरे का ख बोलना है किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति को लिखते हैं V नॉट से, आवृत्ति को V से। दहली आवृत्ति 8 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज है। पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए, कार्यफलन को W नॉट से। तो W नॉट बराबर हो जाएगा H इंटू में V नॉट। W नॉट बराबर क्या होगा? H इंटू में V नॉट, जहां H हमारा प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 इंटू V नॉट का वैल्यू 8 गुणा 10⁻14। 8 का गुणा कर देंगे, 8 सिंह 48, 8 सिंह 48, 8 सिंह 48 और 4 52, एक अंक बाद दशमलव इंटू 34 में से 14 गए बेटा माइनस के 20, एक अंक दशमलव इधर और खिसका लो, तो 5.28 इंटू 10⁻⁻19। ये बेटा कार्यफलन बेटा किसमें निकला? जूल में। किसमें निकला ये कार्यफलन? जूल के अंदर। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। पर हमें बेटा जूल को बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए भाग कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो कार्य हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलाएगा। तो 5.28 बट्टे 1.6, ऊपर 10⁻⁻19 और नीचे 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 2 अंक दशमलव नीचे 1, तो यहां पर नीचे बेटा 1 जीरो बढ़ा लो, 2 अंक दशमलव नीचे भी, ऊपर भी 2 अंक दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब क्या करेंगे? 160 का भाग दे देंगे, 160 का भाग दे देंगे 528 में। 16 तिया 48, तो 0 8 12 यहां पर, उसके बाद 10 लगाएंगे 0, 16 दूनी 32 और यहां पर बचेगा 2 और यहां पर 7, तो यहां पर कार्य निकलेगा, वो कार्य निकलेगा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा हमारा किसमें बदल जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। क्लियर? नोट करेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग, दूसरे का ग क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होगी और यह कितनी होगी? तो देखो जो बंधन ऊर्जा है वो Fe की अधिकतम होगी। Fe56 की जो ऊर्जा है वह प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होगी, और यह बेटा होती है 8.8 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन। तो सबसे अधिक अगर जो बंधन ऊर्जा है वो सर्वाधिक किसकी होती है? Fe की होती है, और कितनी होती है? 8.8, वो 8.8 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ, दूसरे का घ क्वेश्चन बोल रहा है
किसी परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है? देखो, शक्ति P बराबर होता है W/T। किसी परिपथ में प्रति सेकंड व्यय जो ऊर्जा होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। पर हमें इसके मात्रक की परिभाषा पूछी है। शक्ति का मात्रक होता है वाट बराबर कार्य का मात्रक होता है जूल बटे समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। लेकिन हमसे कितना पूछा है? 1 वाट। तो 1 और 1, हर जगह बेटा हम 1 वाट की शक्ति पूछी है तो यहां पर 1 लगा देंगे। तो देखो, किसी परिपथ में 1 सेकंड में, किसी परिपथ में 1 सेकंड में यदि 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उसकी जो शक्ति होगी वो कितने वाट होगी? 1 वाट होगी। उसकी शक्ति कितने वाट होगी? 1 वाट होगी। तो परिभाषा लिखेंगे किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा या 1 जूल ऊष्मा, तो 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस परिपथ में 1 वाट शक्ति होगी। 1 वाट शक्ति होगी। नोट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का ड़ बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र तो वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक समान होती हैं, एक समान हो, वह समदूरस्थ हो यानी समान दूरी पर हो और बेटा एक ही दिशा में हो, तो इसे क्या बोलते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जैसे चुंबकीय क्षेत्र दिशा बेटा सबकी सब कैसी है? जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो समान दूरी पर एक ही दिशा में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे वह चुंबकीय बल वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं समान एवं समदूरस्थ होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का च क्या कह रहा है? च कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक क्रम से 220 वोल्ट एवं 1.4 एम्पियर हैं। वोल्टता तथा धारा के वर्ग माध्य मूल का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि जो परिपथ है, परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा जो धारा है वह किसको मापते हैं? वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS को मापते हैं। जो परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज हैं
और जो धारा है वो वर्ग माध्य मूल मान को ही मापेंगे। इसलिए जो BRMS है और IRMS है जो आपको दे रखा है बेटा, BRMS कितना दे रखा है, BRMS दे रखा है 220 वोल्ट, वही रहेगा, और IRMS होगा 1.4 एम्पियर। क्लियर? नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसके बाद बेटा खंड स, और खंड स में प्रश्न नंबर तीसरे का क्वेश्चन बेटा सेट नंबर 1 में भी रिपीट हुआ है। क्या कह रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक। तो देखो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बेटा, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव को ज्ञात करना है अच्छी स्थिति में। देखो अब वैद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकार के दो आवेशित कण एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बेटा वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इन पर आवेश रखे हुए हैं, परिमाण में तो समान है किंतु होंगे कैसे, विपरीत प्रकार के आवेश, और ये एक दूसरे से मैंने काफी दूरी बनाई रखी है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित है। जो भी दूरियां मापते हैं इसके मध्य बिंदु से मापते हैं। मान लिया मध्य बिंदु O से अगर 1 तक की दूरी L है तो O से B तक की दूरी भी कितनी होगी, L। इसके मध्य बिंदु O से अब अच्छी स्थिति देखनी है, तो अच्छी स्थिति किसे कहते हैं, दो आवेशों से होकर जाने वाली रेखा या दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अच्छी स्थिति। और निरक्षी स्थिति बेटा दोनों आवेशों के लंबवत होकर जाने वाली रेखा, वो निरक्षी स्थिति बन जाएगी। तो इसके मध्य बिंदु O से मैंने मान लिया R दूरी पर इस अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, और इसी बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव को। किसको ज्ञात करना है, विद्युत विभव को। तो सबसे पहले, और किसी भी बिंदु के कारण, किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युत विभव को ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। किसी भी अगर बिंदु पर अगर हमें विभव को ज्ञात करना है इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, अब मुझे पहले ये पता करना है, परिणामी विभव से पहले ये पता करो कि भाई -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना है, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दूरी चाहिए। कहां से, -Q से बिंदु P तक की दूरी +Q से बिंदु P तक की दूरी। अब देखो -Q से और बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखो ये दूरी बेटा यहां से बिंदु P से, और ये दूरी देखना बेटा कितनी है, तो आप बोलेंगे R। तो R से अभी मुझे कितना और आगे जाना है, तो R से Q तक -Q तक पहुंचने के लिए अभी मुझे कितना और आगे जाना है, L। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R + L। अब देखो ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे, तो बिंदु P से और O तक की दूरी कितनी है, टोटल R। R में से अगर ये L दूरी बाहर कर दो, कितनी दूरी बाहर कर दो, L, तो ये वाली जो दूरी बचेगी वो बचेगी R - K L। कितनी बचेगी, R - K L। तो ये दूरी -Q से बिंदु P तक की दूरी R + L, और +Q से बिंदु P तक की दूरी R - L। टोटल दूरी R, R में से बेटा किसको हटा दो, L, बचेगा कौन, R - K L। तो अब सबसे पहले लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो किसी भी बिंदु पर, इसे V1 मान लो, किसी भी बिंदु पर अगर विभव ज्ञात करना है
किस आवेश के कारण, चाहे माइनस हो चाहे प्लस क्यू आवेश के कारण, तो 1/4πε0। अब चूंकि यह अदिश राशि है तो बेटा इसमें प्लस माइनस दिशा को नहीं बताएंगे, ये उसके मान को बताएंगे। तो यहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण देख रहे हैं तो माइनस के क्यू वट्टे आर, माइनस क्यू से और बिंदु पी तक की दूरी, आवेश से बिंदु पी तक की दूरी आर प्लस एल। ये उसके बाद ये हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। अब हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर। अब प्लस के कारण निकालना है तो आवेश हम कैसा ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे। तो 1/4πε0 Q प्लस का होगा बट्टे प्लस क्यू आवेश से और बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R माइनस के L। कितना है, R माइनस के L। क्लियर। इसके बाद अब हम बेटा निकालेंगे परिणामी विभव। क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। परिणामी विभव, परिणामी विभव यानी कुल विभव कितना हुआ ऑल ओवर। तो क्या कर देंगे, दोनों विभव को जोड़ देंगे V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू है 1/4πε0। अब ये देखो माइनस का Q है तो माइनस को चिन्ह को बेटा क्या कर लो, आगे ले लो, माइनस चिन्ह आगे ले लेंगे। तो यहां पर Q/R प्लस L प्लस V2 का वैल्यू, V2 का वैल्यू यहां लगाइए 1/4πε0 Q/R माइनस के L। क्लियर। V1 का वैल्यू प्लस V2 का वैल्यू। अब जो कॉमन आ रहा है उसे क्या कर लो, कॉमन। तो कॉमन कौन आ रहा है, 1/4πε0 इंटू क्यू। जो 1/4πε0 और बेटा कौन कॉमन आ रहा है, क्यू। दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे 1/4πε0 क्यू कॉमन ले लेंगे। माइनस चिन्ह ये रहा, ऊपर एक बचेगा बट्टे में R प्लस L प्लस यहां पर एक कुछ नहीं बचेगा, यहां ऊपर एक बचेगा बट्टे में R माइनस के L। अब क्या बन जाएगी, ये भिन्न बन जाएगी। तो भिन्न बन जाएगी तो इसका क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। तो देखो 1/4πε0 क्यू लासा आ जाएगा एक कोष्टक में R प्लस L और एक कोष्टक में R माइनस के L। क्लियर। तो यहां से देखते हैं, देखो R प्लस L से R प्लस L कैंसिल, बचेगा कौन, R माइनस के L, चिन्ह ये माइनस का है, प्लस R माइनस L से R माइनस L कैंसिल, बचेगा कौन, R प्लस L। ठीक है। अब देखो माइनस का जब कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो सभी के सभी चिन्ह कैसे हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का हुआ है किसका हो जाएगा, प्लस का। और देखो a प्लस बी a माइनस बी, एक फॉर्मूला पढ़ के आए आप लोग, a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ये आप लोग बेटा क्लास 6, 7, 8 में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। तो यहां पर बचेगा 1/4πε0 क्यू a प्लस बी a माइनस बी, तो R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, माइनस का इसके अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस L प्लस R और प्लस में L, माइनस के R से प्लस के R कैंसिल। अब चूंकि इस R की तुलना में ये L कैसी है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर है। क्यों, चित्र आपको बड़ा बनाया है समझाने के लिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत ध्रुव में ये आवेश एक दूसरे से अतिलंब दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए चूंकि R की तुलना में L कैसा है, बहुत ही सूक्ष्म है, अतः L को नगण्य मान के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बचेगा 1/4πε0 क्यू इंटू में L और L बेटा कितना हो जाएगा, 2L और बट्टे R स्क्वायर। और आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, परिणामी आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। परिणामी आवेश, किसी भी एक कण का परिणामी आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो ये बेटा Q इंटू में 2L बराबर क्या बन जाएगा, P। तो यहाँ पर वैद्युत विभव B बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू में 2L बराबर बन जाएगा P और बट्टे में R स्क्वायर। और ये बेटा हमारा निकलाएगा अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, अच्छी स्थिति में
विद्युत विभव। अब इस चित्र के बारे में लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर? नोट करें बेटा इसको।